अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे, बल्कि अभी केमिस्ट्री का लेक्चर लेके इन्जॉय कर रहे होंगे। अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का, जिसमें आज हमने नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करना है रिप्रोडक्शन का, है जी। स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? चलें जी। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन मैन। पहले हम बच्चों गेमेटोजेनेसिस देख लेते हैं कि मेल और फीमेल्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है। ये कैंपस वाला हमारा CNIC, बेटे वो जिस तरह फॉर्म नहीं फिल करते, CNIC इसलिए मांग रहे हैं जिस तरह वो फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट मंथ पेपर है मेरे बेटे। कौन से पेपर हैं आपके? FSC के एग्ज़ाम। FSC के एग्ज़ाम तो कैंसिल नहीं हो गए आपके? कौन से FSC के एग्ज़ाम हैं? अच्छा, सप्ली वाले। नहीं, सप्ली वाला नहीं होंगे, आप तो अच्छे बच्चे हैं, आपके क्यों इस तरह के पेपर हैं? कौन से एग्ज़ाम है आपके, बताएंगे ज़रा? वही तो मैं कह रहा हूँ, ये अच्छे बच्चे हैं, इनके सप्ली वाले कैसे हो गए? कौन से एग्ज़ाम है सर? टेस्ट डिस्कशन। बेटे टेस्ट डिस्कशन कल करेंगे, ठीक है। सर ATD बोर्ड के हो रहे हैं। कौन सा बोर्ड? ATD? एबटाबाद बोर्ड तो नहीं है। अच्छा, जो सेटिस्फाई नहीं है उनके। ATD एबटाबाद बोर्ड है। ये पंखे की आवाज़ मुझे बहुत तंग कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रही। सर आज क्रैक टेस्ट की टाइमिंग और सिलेबस, बेटे इसको बताएं ज़रा, बाकी बच्चे इसको बताएं क्रैक टेस्ट की क्या टाइमिंग है। टाइमिंग तो वही है जो रोज़ होती है, सिलेबस बता दें इसको जल्दी से। डिस्कशन नहीं हो रही बेटे, रिप्रोडक्शन का ही चैप्टर हमने स्टार्ट करना है आज। इसको चैप्टर भी बता दें कौन सा शामिल है। समझो, पहले हमने पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इसकी हमने गेमेटोजेनेसिस करनी है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें कौन सी वाली गेमेटोजेनेसिस होगी? तो कॉमन सेंस की बात है बच्चों, इससे कौन सी वाली होगी भला? स्पर्मेटोजेनेसिस। वेरी गुड। लें बच्चों, देखते हैं जी इसमें कौन कौन से पार्ट हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सबसे पहले पेयर ऑफ टेस्टिस हैं, पेयर ऑफ टेस्टिस हैं। उसके बाद डक्ट्स हैं, डक्ट सिस्टम है जो ट्रांसफ़र करता है। ये स्पर्म प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, स्पर्म प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। डक्ट सिस्टम ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स वगैरह में इन्वॉल्व है, ठीक है। उसके अलावा ग्लैंड्स इन्वॉल्व हैं, जो कि अपनी सिक्रीशंस भेजकर सीमन बनाते हैं, जो कि स्पर्म के साथ मिक्स होके एक फ्लूइड बन जाता है, ठीक है। तो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। अब ये पेयर ऑफ टेस्टिस और डक्ट सिस्टम वगैरह वगैरह, ये पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है ना वो स्पर्म्स की प्रोडक्शन होगी, ठीक है। तो पहले बच्चों हमें टेस्टिस का स्ट्रक्चर डिस्कस करना पड़ेगा, बल्कि पहले आपको मैं जनरल डिस्कशन समझा देता हूँ। अगर साइड व्यू लें तो ये इस तरह से बच्चों टेस्टिस हो गए, ठीक है। बैटरी चेंज कर देते हैं बेटे, टेंशन न लें अभी। ले स्टूडेंट्स, ये टेस्टिस है बेटे, एक टेस्टिस साइड से दिखाया गया आपको, ताकि जो है ना आपको ध्यान से समझ आ जाए, ठीक है। टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म बनेंगे वो सबसे पहले बच्चों जिस नाली के अंदर निकलते हैं
उनको एपिडिडमिस कहते हैं। ठीक है, एपिडिडमिस जो होती है ये यहाँ से निकलती है, ऐसे यहाँ से ऐसे निकलकर ये फिर बल खाती है और नीचे की जानिब जाती है। नीचे की जानिब जाने के बाद ये दोबारा ऊपर की जानिब जाती है। ठीक है, इस तरह से एपिडिडमिस आपको मिलेगी। ये बच्चों सारी एपिडिडमिस वाली नाली है। ये बल खा रही है, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। सबसे पहली नाली जो निकलती है किससे, टेस्टिस से, उसको एपिडिडमिस कहते हैं। ये नाली जब ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद ये मुड़ती है और ये स्पर्म डक्ट कहलाती है। इस स्पर्म डक्ट को बेटे वास डिफरेंस कहते हैं। ये वास डिफरेंस स्पर्म्स को ट्रांसफर करती है। उसके बाद ये वास डिफरेंस पहुंचती है बच्चों सेमिनल वेजिकल के अंदर। यहां पे एक बच्चों सेमिनल वेजिकल होता है, सेमिनल वेजिकल। ठीक है, सेमिनल वेजिकल क्या करता है, ये अपनी सिक्रीशन को इसके अंदर भेज देता है। ये अपनी सिक्रीशन को इसके अंदर भेज देता है। ठीक है, अब आपने ध्यान से देखना यहाँ पे क्या होने जा रहा है। ये बच्चों सेमिनल वेजिकल है। ये सेमिनल वेजिकल जो कुछ भी सिक्रीट करेगा वो वास डिफरेंस के अंदर शामिल हो जाएगा। यहां से ये सिक्रीट होने के बाद पहले ये देखें, दो अलग चीजें हैं, एक वास डिफरेंस है, एक सेमिनल वेजिकल है। ये दोनों इकट्ठी होकर ज्वाइन होकर आगे जाएंगी और आगे जाने के बाद ये यूरेथ्रा का पार्ट बन जाएंगी। अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं, इसको एचडी में कर दें थोड़ा सा, अब ठीक है। ये सेमिनल वेजिकल है और ये ऊपर से आ रही है वास डिफरेंस। ये वाली जो डक्ट है जो कि दो चीजों के मिलने से बनी है, एक वास डिफरेंस जो ऊपर से आ रही थी और एक अल्लाह भला करे आपका सेमिनल वेजिकल की डक्ट जो उसके रास्ते में थी। इन दोनों को जब ज्वाइन कर दिया जाता है, मेन ऊपर से आने वाले स्पर्म और यहाँ से आने वाला फ्लूइड मिक्स हो जाते हैं, ये बनता है इजैकुलेटरी डक्ट। एजैकुलेटरी डक्ट, ये रास्ता आपको पहले समझा दूं, उसके बाद स्पर्म प्रोडक्शन भी समझा दूंगा। ये सारा डक्ट सिस्टम है। एजैकुलेटरी डक्ट जो है ना, ये ऊपर से आने वाले यूरिनरी ब्लेडर से आने वाला जो यूरेथ्रा होता है उसके अंदर शामिल होती है। ये यूरेथ्रा है, सबको पता है। तो ये डक्ट बच्चों यूरेथ्रा के अंदर शामिल हो जाएगी और यूरेथ्रा में शामिल होने के बाद ये यूरिन के रास्ते में यूरिनरी ट्रैक के अंदर चली जाएगी और यूरिनरी ट्रैक में जाके ये दोनों इकट्ठे होके मिक्स होकर जो है ना ये बाहर निकलेंगे। ये चेक करें, इस तरह से ये बाहर आएगी। दिस इज योर यूरेथ्रा। ये क्या बच्चों, यूरेथ्रा। सो जो इजैकुलेटरी डक्ट है उसने अपना सारा फ्लूइड यूरेथ्रा का हिस्सा बना दिया। ये यूरिनरी ब्लेडर है जहां से यूरिन आ रहा होता है ऊपर से। सो ये थोड़ा सा आपको मैंने स्ट्रक्चर बनाने की समझाने की कोशिश की है। टेस्टिस में स्पर्म बनेंगे, बनने के बाद एपिडिडमिस में आ जाएंगे। एपिडिडमिस के बाद ये वास डिफरेंस जिसको स्पर्म डक्ट भी कहते हैं, स्पर्म डक्ट भी कहते हैं, इसमें आ जाएंगे और स्पर्म डक्ट के बाद ये मुड़कर यहाँ पहुंचेंगे। आगे जो एक नाली बनेगी उसके अंदर स्पर्म डक्ट से आने वाली चीजें भी शामिल होंगी और सेमिनल वेजिकल से आने वाली चीजें भी शामिल होंगी। और इसके रास्ते में बच्चों एक प्रोस्टेट ग्लैंड भी होगा। इस जगह पे बच्चों एक प्रोस्टेट ग्लैंड भी होगा। ये ग्लैंड भी अपनी सिक्रीशन को इसके अंदर ऐड कर देगा। बच्चों ये प्रोस्टेट ग्लैंड है जो कि आपको यूरेथ्रा के पास मिलेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड। ये यूरिन के बहाव को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, ये आपका क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये यूरिन के बहाव को कंट्रोल कर रहा होता है फ्रॉम ब्लेडर, या जो यूरिनेट हो रहा होता है उसके बहाव को ये प्रोस्टेट ग्लैंड कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये छोटा मोटा आपका ये साइड व्यू है। यहाँ पे एक नहीं बल्कि इसकी दूसरी साइड पे दूसरा टेस्टिस भी होगा। दो टेस्टिस होंगे जो कि इसको स्पर्म बनाने के अमल को कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों। सो एक बार मैं बता दूं
स्पर्म बने किसके अंदर, टेस्टिस में। बनने के बाद वो इस बलदार नाली में आ गए, जिसको हम एपिडिडमिस कहते हैं। बलदार नाली से ये स्पर्म ट्रांसफ़र होंगे, वास डेफरेंस में स्टोर भी होंगे कुछ अरसे के लिए यहाँ पे, और जब ज़रूरत होगी तो आगे जाएंगे। उसके बाद ये स्पर्म यहाँ पहुँच जाएंगे। यहाँ पहुँचने के बाद ये इजैकुलेटरी डक्ट में जाने से पहले अपने अंदर सेमिनल वेसिकल से चीज़ों को शामिल करेंगे, और सेमिनल वेसिकल्स की चीज़ें और स्पर्म दोनों मिक्स होकर इजैकुलेटरी डक्ट में जाएंगे। इजैकुलेटरी डक्ट फिर यूरेथ्रा के साथ शामिल होकर बाहर की जानिब इजैकुलेट होगी, और उसके साथ जो फ्लूइड बाहर निकलेगा उसको सीमन कहेंगे। सीमन के स्पर्म टेस्टिस में बने हैं। बाकी का जो फ्लूइड होता है वो सारा इनसे बनता है। ये जो नालियाँ हैं ना, ये वास डेफरेंस हो गया, सेमिनल वेसिकल हो गया, इनसे बाकी का फ्लूइड सिक्रीट होता है, और ये सिक्रीट करती हैं चीज़ें, स्पर्म के साथ मिक्स करती हैं, सीमन बना के इजेक्ट करवा देती हैं। ठीक है सर, ये डक्ट्स भी दो हैं, कौन सी बेटे? जी बिल्कुल, दो डक्ट्स हैं, दो डक्ट्स हैं। दोनों टेस्टिस से दो स्पर्म डक्ट्स जो हैं वो जाएंगी, और दोनों टेस्टिस से दो एजैकुलेटरी डक्ट्स जाएंगी। ठीक है, दो हैं, दो स्पर्म डक्ट्स होंगी, दो ही एपिडिडमिस होंगी, और दो ही जो है ना वो वास डिफरेंसेस होंगी। अब आप लोगों को थोड़ा मैं डिटेल से समझा दूं वन बाय वन सबको। सबसे पहले बच्चों देखते हैं स्पर्म्स की प्रोडक्शन, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे होती है बच्चों? टेस्टिस के अंदर होती है। अगर हम टेस्टिस का स्ट्रक्चर डिटेल से देखें, ठीक है, एक टेस्टिस का स्ट्रक्चर अगर हम डिटेल से देखें तो हमें टेस्टिस के अंदर काफ़ी चीज़ें नजर जो है ना वो नजर आएंगी। सर सेमिनल वेसिकल का बेटे बता देते हैं, अभी थोड़ी देर ठहर जाए। स्क्रीन क्लियर है या नहीं है? ये यस और नो। शरीका आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, आई मीन योर प्रॉब्लम इज़ वेरी बिग। हाँ जी बच्चों, स्क्रीन क्लियर है कि नहीं है? ये बच्चों टेस्टिस है, टेस्टिस से ये निकल रहा है एपिडिडमिस। ठीक है, ये है एपिडिडमिस, ये एपिडिडमिस है। ठीक है, इतना कर लें बहुत है, ये एपिडिडमिस है। क्लियर है बेटे? देखें सारे बच्चे बता रहे हैं क्लियर है। ठीक है, ले बच्चों ये टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर आपको नालियां नजर आएंगी, नालियां नजर आएंगी इस तरह की। ये बच्चों सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। ये क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये नालियां हैं। इन नालियों को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा होती हैं किसके अंदर? एक टेस्टिस के अंदर। ये सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। दीज आर वर्ड सेमिनी। इनको सेमिनी क्यों कहते हैं? बिकॉज ये सीमन के पार्ट को बना रही होती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सीमन का पार्ट स्पर्म वो इनके अंदर बनता है। सो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। इन ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म बनेगा बेटे। अगर हम ये आपकी एपिडिडमिस है जो बलदार ट्यूब है, इसका मैं फंक्शन अभी बताऊंगा। इससे स्टार्ट करते हैं वन बाय वन सारी चीजें। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के क्रॉस सेक्शन को डिटेल से डिस्कस करने के लिए इसको मैं बाहर ले जाके देख रहा हूँ। ये एक बच्चों सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। इसके इतने से हिस्से को हम बड़ा करके देखने जा रहे हैं। ये ट्यूब है ना, ये ट्यूब का क्रॉस सेक्शन है। इस ट्यूब का क्रॉस सेक्शन मैं देखने जा रहा हूँ। ये लें जी, इतना से हिस्से का क्रॉस सेक्शन, इतने से हिस्से का क्रॉस सेक्शन। तो बच्चों इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हमें कई सेल्स नजर आएंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये वाले सेल्स हैं जिसको हम एपिथीलियम कहते हैं। ये ट्यूब्यूल की एपिथीलियम है। सबको पता है बच्चों ये एपिथीलियम होती है। मेरा नहीं ख्याल ये इतनी दफ़ा आ चुकी भी है। ऑर्गन की लेयर को इस तरह हम एपिथीलियम कहते हैं। ये होगी बच्चों एपिथीलियम। ठीक है, जर्मिनल एपिथीलियम सेल। एपिथीलियम सेल्स की जो मेम्ब्रेन होती है बाहर की जानिब, उसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। एपिथीलियल सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, उसको हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन।
और ये वाली जो मैंने आपको बताई है ये क्या है, दिस इज योर जर्मिनल एपिथीलियम, जर्म सेल्स की एपिथीलियम है, ये एपिथीलियम है। एक ये हो गया, इसके अंदर वाले काफी ज्यादा सेल्स होते हैं जिनको हम स्पर्मेटोजोआ कहते हैं, जो इसके अंदर पड़े होते हैं। ये सारे बच्चों स्पर्मेटोजोआ हैं जो कि आपको नजर आ रहे हैं कहाँ पे, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। ये सारे स्पर्मेटोजोआ हैं। इन्हीं सेल्स के जरिए बच्चों क्या बनता है, स्पर्म बनता है। ये इन एपिथेलियल सेल्स की डिवीजन के जरिए पैदा होते हैं और ट्यूब्यूल्स के अंदर ये वाले सेल्स आपको पड़े हुए नजर आते हैं। एपिथेलियम किसे कहते हैं? माशाल्लाह, इतना अच्छा क्वेश्चन। बेटे नेट पे सर्च कर लें, अब तो मैं यही कह सकता हूँ एपिथेलियम किसे कहते हैं। क्या ख्याल है? हमने 5-6 चैप्टर्स के अंदर एपिथेलियम पढ़ा है। बेटे बाकी बच्चों से पूछता हूँ एपिथेलियम किसको कहते हैं, जल्दी से बताएं। हरी अप, जल्दी बताएं। हाँ जी जल्दी बताएं बच्चों। सर एक क्वेश्चन है, क्या नहीं यार? जी जी बेटे जल्दी से पूछें। एपिथेलियम सेल का बताएं बच्चों इसको जल्दी से। हम बहुत पीक पे पहुंचे हुए हैं और इसने मुझसे पूछ लिया एपिथेलियम। अच्छी बात है, पूछना चाहिए अगर नहीं पता, लेकिन इसको पहली मर्तबा पूछना चाहिए जब एपिथेलियम पहली मर्तबा पढ़ाया। अब तो मैं 5वीं मर्तबा एपिथेलियम पढ़ा रहा हूँ। यही एपिथेलियम हमने वहाँ पढ़ा था गैसियस एक्सचेंज में, तब भी आपने नहीं पूछा, पर आपको पूछना चाहिए। ले आउटर लेयर सेल की नहीं बेटे, ऑर्गन की। हाँ जी बेटे। आसमा बेटे आपने जो क्वेश्चन पूछना जल्दी से पूछ लें। ठीक है, चलें, क्लियर हो गया। तो स्मिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जर्मिनल एपिथेलियम है, बाहर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, अंदर आपको मिलेंगे स्पर्मेटोजुआ, स्पर्मेटोजुआ मिलेंगे, और बीच में ही आपको पड़े हुए सेल मिलेंगे जिनको हम सर्टोली सेल्स कहते हैं। बीच में ही आपको सर्टोली सेल्स भी मिलेंगे। ठीक है, ये चीजें वो हैं सर, वो मुझे पता है आउटर लेयर कहते हैं, बट मैंने स्पर्म में पूछा। स्पर्म की एपिथेलियम नहीं है, ये टेस्टिस के अंदर ट्यूब्यूल की एपिथेलियम है, इन ट्यूब्यूल्स की एपिथेलियम है। किसी भी ट्यूब्यूल की बात कर लें, ट्यूब की बात कर लें, ब्लड वेसल की बात कर लें, नेफ्रॉन की बात कर लें, सारी एपिथेलियम से ही मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, सो स्पर्म में नहीं, ऑर्गन की या ट्यूब की जो बाउंड्री होती है ना, उसको एपिथेलियम कहते हैं। सो ये इस ट्यूब की एपिथेलियम है। अच्छा, ये ट्यूब ऐसे क्यों नहीं बनाई मैंने? हालांकि ऐसे बनानी चाहिए थी ना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ऐसे क्यों नहीं बनाई? सर एंड पे करूंगी, कंफ्यूजन है, चलें कोई बात नहीं, कर लेना। ऐसे नहीं बनाने क्योंकि ये मैंने ऐसे क्रॉस सेक्शन शो किया है। सो दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसके अंदर बच्चों हम स्पर्म बना के चेक करते हैं स्पर्म कैसे बनेंगे। बच्चों सबसे पहले जो जर्मिनल एपिथेलियम है वो रिप्रोडक्शन करेंगे और स्पर्मेटोगोनिया बनाएंगे। ये अब आपके सामने मैं बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लिखने जा रहा हूं। सबसे पहले क्या बनेगा? जो एपिथेलियल सेल्स हैं, जर्मिनल एपिथेलियम की डिवीजन से स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया एपिथेलियल सेल्स की डिवीजन से बन गए। लेकिन याद रखें, जब एपिथेलियल सेल्स साइज में बड़े होंगे और डिफरेंशिएट होंगे तो ये बन जाएंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब आपसे एमसीक्यूज में आएगा कि यहाँ डिवीजन कौन सी होगी, तो बच्चों याद रखो यहाँ पे माइटोसिस होती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनने तक माइटोसिस होती है। सो ये कौन सा प्रोसेस होता है? ये डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है। डिफरेंशिएट हो जाते हैं, यानी जनरल सेल्स स्पेसिफिक सेल्स में कन्वर्ट होते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में पहली मियोसिस होती है और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस 1 होती है। ये भी एमसीक्यूज आएगा, मियोसिस 1। मियोसिस 1 के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर मियोसिस 2 होती है। मियोसिस 2 के नतीजे में
स्पर्मेटिड्स बनते हैं। क्या बनते हैं? स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स बनते हैं और स्पर्मेटिड्स डेवलप होते हैं और ये स्पर्म्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट 4 स्टेप्स हैं। पहले माइटोसिस, फिर डिफरेंशिएट होंगे, फिर मियोसिस 1 और फिर मियोसिस 2। सो अगर आपने सेल्स देखने, ये एपिथेलियम सेल है, ठीक है, ये स्पर्मेटोगोनिया है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का साइज थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2 होंगे। 2 क्यों होंगे? क्योंकि मियोसिस 1 के नतीजे में 2 सेल्स पैदा होते हैं। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट यहाँ पे बना रहा हूँ, 2 होंगे और स्पर्मेटिड्स जो है ना ये 4 होंगे। 1 2 3 और 4, और इनके नतीजे में जो स्पर्म बनेंगे वो भी 4 ही होंगे। पहला स्पर्म, दूसरा स्पर्म, तीसरा स्पर्म और ये बच्चों चौथा स्पर्म। दिस इज द इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म इन द स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो एपिथेलियम के बाहर है, 2 मरतबा बताया है। एपिथेलियल सेल से बनेगा तो मेन पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल फ्रॉम जर्मिनल एपिथेलियम। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वो लोकेशन है, फ्रॉम जर्मिनल एपिथेलियम वो उसका सोर्स है। सो 2 अलग चीजें हैं। इसका मतलब माइटोसिस और मियोसिस दोनों चीजें हुई हैं। सर क्रॉस सेक्शन शो किया है ना आपने? जी बेटे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का क्रॉस सेक्शन शो किया है। हाँ जी सर, ये सब फर्स्ट पे क्या लिखा है? माइटोसिस जिसमें हुई है एपिथेलियम। एपिथेलियम सेल, ये वाला सेल जो कि डिवाइड करता है बाय एपिथेलियम। अच्छा, अब आप लोगों से एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। एपिथेलियम के अंदर जितने क्रोमोसोम होंगे स्पर्मेटोगोनिया में भी उतने ही होंगे। ठीक है जी, दोनों ऑप्शन होंगी, लेकिन ऐसा एमसीक्यू आता नहीं है। एपिथेलियम में 2n क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 पूरे होते हैं। स्पर्मेटोगोनिया में ही बच्चों 2n क्रोमोसोम होते हैं, 46 पूरे होते हैं। और याद रखें, ये जो 2n क्रोमोसोम्स होते हैं ये रेप्लिकेटेड होते हैं। रेप्लिकेटेड, ये जो मैं वर्ड्स लिखवा रहा हूं ना, ये आपके कई एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। इनके क्रोमोसोम्स भी रेप्लिकेटेड होते हैं। इनके क्रोमोसोम्स भी बच्चों प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के 2n होते हैं और रेप्लिकेटेड होते हैं। रेप्लिकेटेड। अब यहां पे आ जाए, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में 1n क्रोमोसोम होंगे बिकॉज मियोसिस 1 हो चुकी। सो 23 क्रोमोसोम होंगे, लेकिन रेप्लिकेटेड ही होंगे। 1n का मतलब है 23 होंगे लेकिन रेप्लिकेटेड। स्पर्मेटिड्स के अंदर 1n क्रोमोसोम्स होंगे, 1n क्रोमोसोम्स होंगे लेकिन अनरेप्लिकेटेड होंगे। सो इस रेप्लिकेटेड और अनरेप्लिकेटेड से कई चीजें क्लियर होंगी। सबसे पहली चीज क्या क्लियर होगी? नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स। नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स से पहले नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखते हैं। बच्चों रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम अगर 2n है तो इसका मतलब 46 रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है। इसमें भी 46 रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में भी 46 रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम होंगे। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में 23 रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स होंगे और हर स्पर्मेटिड में अनरेप्लिकेटेड 23 क्रोमैटिड्स होंगे। अब यहां से क्या आप लोग स्पर्मेटिड्स मोटाइल और एक्टिव होंगे तो स्पर्म बन जाएंगे? जी बिल्कुल, उसकी टेल बनेगी, सारी चीजें बनेगी, हेड टेल वगैरह तो बन जाएंगे। अब यहां से नंबर ऑफ क्रोमोसोम सबको क्लियर हो गए? 46 46 46 23 रेप्लिकेटेड, 23 अनरेप्लिकेटेड। ये बात आपको मैंने सेल साइकिल में बड़ी डिटेल से समझाई थी कि मियोसिस 2 के नतीजे में 23 रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम 23 अनरेप्लिकेटेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। बताया था कि नहीं बच्चों? स्पर्मेटोजुआ बेटे स्पर्म्स को ही कहते हैं। ठीक है, स्पर्मेटोजुआ स्पर्म्स को ही कहते हैं। ले अब क्लियर हो रहा होगा। ठीक है बच्चों, आपको स्पर्म और स्पर्मेटिड्स 1n है बेटे, लिखा तो है ये 1n।
बेटे क्या आपको बोर्ड क्लियर नहीं है? अब तो मैंने सारा नीचे कर दिया, अब तो 100% क्लियर हो गया। ठीक है, चलें तो बताएं बच्चों, क्रोमोसोम की तादाद की जो तादाद है वो हाफ कहां पे हुई है? हाँ जी, हाफ कहां पे हुई है क्रोमोसोम्स की तादाद? इससे सेल साइकिल भी थोड़ा बहुत आपको क्लियर होने लगेगा। क्रोमोसोम की तादाद हाफ कहां पे हुई है? तो आंसर है प्राइमरी से सेकेंडरी जब स्पर्मेटोसाइट बने हैं तो क्रोमोसोम्स की तादाद आधी हो गई है, अमाउंट ऑफ डीएनए भी आधा हो गया है, अमाउंट ऑफ डीएनए भी आधी हो गई। ठीक है जी, बिल्कुल। क्या आपको जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कन्वर्ट होते हैं स्पर्मेटिड्स में, तो इस दौरान ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स स्पर्मेटिड्स में कन्वर्ट होते हैं तो अमाउंट, तो क्रोमोसोम्स तो पूरे उतने 23 क्रोमोसोम है इसमें भी और इसमें भी, लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए के बारे में क्वेश्चन है कितनी होगी? अमाउंट ऑफ डीएनए उतनी सेम रहेगी, हाफ हो जाएगी या डबल हो जाएगी? हाँ जी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से जब स्पर्मेटिड्स बनेंगे तो अमाउंट ऑफ डीएनए हाफ हो जाएगी या उतनी ही रहेगी? हाफ कैसे? ये भी 23 है, ये भी 23 है, हाफ क्यों भाई? हाफ क्यों? सेकेंडरी में भी 23 क्रोमोसोम है, ये भी 1n है, ये भी 1n है। जब दोनों ही 1n है, दोनों में 23 क्रोमोसोम्स हैं, तो बताओ हाफ क्यों होगी? वजह सेम? ले जी, सेम हो गया माशाल्लाह। इसका मतलब सारे लोग डबल। ये कौन लेजेंड है? बेटे सही कह रहे थे, हाफ ही होगी। अमाउंट ऑफ डीएनए का मतलब है डीएनए कितना रह गया है। इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो सारे इस शक्ल में है, और यहां जो क्रोमोसोम है वो सारे इस शक्ल में है। सो क्रोमोसोम की तादाद बराबर रही, लेकिन अमाउंट आधी हो गई, हाफ ही होगी। अमाउंट आधी हो जाएगी लेकिन नंबर सेम रहेगा, नंबर विल बी सेम, अमाउंट विल बी हाफ। ठीक है, समझ आ गया बच्चों? अमाउंट हाफ, नंबर सेम। इज इट क्लियर? अमाउंट हाफ एंड नंबर सेम। हाँ जी, क्लियर हो गया बच्चों? ड्यू टू अनरेप्लिकेशन, बिल्कुल, रेप्लिकेशन की वजह से हाफ। बेटे रेप्लिकेशन नहीं, रेप्लिकेशन खत्म होने की वजह से हाफ, अमाउंट ऑफ डीएनए हाफ। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर? अब मुझे बताओ, स्पर्म्स के अंदर जो क्रोमोसोम है, फाइनल स्पर्म्स के अंदर जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो एपिथेलियम या स्पर्मेटोगोनिया के मुकाबले में अमाउंट ऑफ डीएनए की कितनी होगी? हाँ जी, अगर मैं स्पर्मेटोगोनिया का कंपैरिजन करूं, स्पर्मेटोगोनिया इज 2n एंड द स्पर्म्स आर 1n। बच्चों यहां पे बताओ, यहां पे अमाउंट ऑफ डीएनए कितनी हो जाएगी? हाफ, सेम, डबल या 1/2? कितनी कैलकुलेट करके खुद से बताओ। सर माइटोसिस में डीएनए हाफ होगा या नहीं? नहीं बेटे, माइटोसिस में डीएनए सेम रहता है, हाफ होता है लेकिन एस फेज में दोबारा पूरा हो जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां एस फेज नहीं आएगी, स्पर्म की कोई एस फेज नहीं है, बिकॉज स्पर्म की तब तक एस फेज नहीं आएगी जब तक वो एग के साथ रेप्लिकेट नहीं करेगा। उसके बाद उसका ये जो डीएनए है ना, ये मुकम्मल हो जाएगा, रेप्लिकेट हो जाएगा। ठीक है, कितनी होगी? 1/4। हालांकि हाफ होनी चाहिए। हम सबको पता है कि मियोसिस के नतीजे में अमाउंट ऑफ डीएनए हाफ होनी चाहिए, लेकिन ये तो 1/4 हो गई। हाफ से भी कम क्यों हो गई? बिकॉज ये अनरेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है, तादाद आधी हो गई है, अमाउंट 1/4 हो गई है। ठीक है, नंबर हाफ हो गया लेकिन अमाउंट कितनी हो गई है? अमाउंट 1/4 हो गई है। क्यों? क्योंकि एस फेज नहीं हुई अभी। ठीक है,
अगर ये स्पर्म बनने के बाद दोबारा से सेल साइकिल में दाखिल हो, इंटरफेज में G1 एस फेज में दोबारा रेप्लिकेशन करें, एस फेज में दोबारा ऐसी रेप्लिकेशन करें, तो इनकी हाफ ही अमाउंट रहेगी। लेकिन चूंकि एस फेज नहीं है, नंबर हाफ, लेकिन अमाउंट 1/4। इज इट क्लियर? सो ये दोबारा रेप्लिकेट कब करते हैं? स्पर्म जब एग के साथ मिल जाते हैं, एग के साथ मिलने के बाद उनकी जो है ना वो अमाउंट रेप्लिकेटेड शक्ल में कन्वर्ट हो जाती है। इज इट क्लियर? चलें जी, चलें बच्चों, अब चुप हो जाएं। लो जी, स्पर्म बन गए। ये सारे स्पर्म स्पर्मेटोजुआ यहां के अंदर मौजूद हैं। ये स्पिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो सर्टोली सेल्स हैं, ये क्या करेंगे? ये लिक्विड मीडियम बनाएंगे, लिक्विड मीडियम। ठीक है, लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करेंगे, नोरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे स्पर्म्स को, जब तक वो कहाँ रहेंगे? इन नालियों के अंदर रहेंगे। सो ये सर्टोली सेल भी यहीं पर होंगे। अच्छा, इन नालियों के दरमियान स्पिनिफेरस ट्यूब्यूल के दरमियान इस तरह छोटे छोटे सेल्स हैं यहाँ पे, यानी स्पिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर यहाँ पे बीच में, इनके बीच में जो सेल्स हैं बच्चों, इनको इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं। इंटरस्टिशियल सेल, दे विल प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। अब मुझे बताओ बच्चों, टेस्टोस्टेरोन काम क्या करेगा? जल्दी बताओ, टेस्टोस्टेरोन क्या काम करेगा? ये लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने ये वाली नाली बाहर निकाली है, तो इसके दरमियान वाले सेल्स भी मैंने बाहर निकाल के आपको दिखाए हैं। सर यू मीन स्पर्म्स रिमेन एज इट टिल फर्टिलाइजेशन? यस, टिल फर्टिलाइजेशन ऐसे ही रहेंगे। हाँ जी, अगली बात बताएंगे, जो स्पिनिफेरस नालियां है ना काफी सारी, इनके बीच में बच्चों ये एक टेस्टिस के अंदर सारा काम हो रहा है, एक के अंदर बिल्कुल। ये मेल को मेल बनाते हैं, मेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स स्पर्म्स की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, सक्सेसफुल प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व है। सो ये मेल को मेल बना रहे हैं। अब ये वाले जो स्पर्म्स है ना, ये इन नालियों से निकलकर एपिडिडमिस में आएंगे। एपिडिडमिस जो है ये क्या करेगी? इट विल स्टोर स्पर्म, स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स। यहां पे स्पर्म स्टोर होंगे। स्टोर होने के बाद ये आगे चले जाएंगे, आगे इनको मिलेगी वास डेफरेंस। ठीक है, वास डेफरेंस क्या करेगी? स्पर्म डक्ट, इसका फंक्शन लिख लें। ये ट्रांसपोर्ट करेगी स्पर्म को, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, ताकि स्पर्म को बाहर निकाला जाए। फिर ये यहां से होती हुई सेमिनल वेजिकल में आ जाएंगे। सेमिनल वेजिकल जो होते हैं बच्चों, दे सिक्रीट फ्लूइड। जो सीमन बनाने वाला फ्लूइड है वो सेमिनल वेजिकल से निकलता है। इनका फ्लूइड और ये स्पर्म जो वास डेफरेंस से आ रहे हैं, दोनों मिलकर एजैकुलेटरी डक्ट में आ जाते हैं। एजैकुलेटरी डक्ट इनको लेकर यूरेथ्रा में चली जाती है, और इजैकुलेटरी डक्ट इनको लेकर इजेक्ट करवाती है, मीन बाहर, एग्जिट। इजेक्ट मीन इनको बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल होती है, और बाहर निकालने के लिए यूरेथ्रा में भेज देती है। यूरेथ्रा से फिर ये जो फ्लूइड है पूरा, जिसको हम सीमन कहते हैं, वो बाहर निकल जाता है। सो सीमन बनाने के लिए स्पिनिफेरस ट्यूब्यूल ने क्या बनाया है? स्पर्म्स, और ये जो वास डेफरेंस और सेमिनल वेजिकल्स हैं, इन्होंने बाकी का फ्लूइड बनाया। दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो मुकम्मल सीमन बनेगा, और वो इजैकुलेटरी डक्ट के ज़रिए दाखिल हो जाएगा यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा से फिर वो बाहर सिक्रीट हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी बच्चों, एनी क्वेश्चन? हाँ जी, एनी क्वेश्चन? टेस्टोस्टेरोन, हाँ जी, जल्दी बताओ बच्चों, ये क्या बातें हो रही हैं बच्चों? एपिडिडमिस इज यूज टू स्टोर द स्पर्म, यहां लिख दिया है, ये स्पर्म्स को स्टोर करता है। जो टेस्टिस में स्पर्म बन गए वो एपिडिडमिस में स्टोर हो जाएंगे जाके। ठीक है,
अच्छा, किस चीज़ पे बैट लगा जो है वो लगाई हुई है? टेस्टोस्टेरोन मेल और फीमेल दोनों में होता है जी, दोनों में होता है, लेकिन ये एक्चुअल में मेल सेक्स हार्मोन है। फीमेल में ये बहुत थोड़ा सा बनता है ओवरीज में, जो उनकी रिपेयर स्पेयर में और उनके कंट्रोल में इन्वॉल्व है। सो बनता है फीमेल में लेकिन थोड़ा सा, ठीक है। लास्ट वाला सेंटेंस, टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस बाय सर, ला हौला वला, बेटे टेस्टोस्टेरोन ये देखें इंटरस्टिशियल सेल्स, ये टेस्टिस के अंदर बनता है, लेकिन टेस्टिस के अंदर कहाँ बनता है? ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर इंटरस्टिशियल सेल्स में बनता है, बिटवीन दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यानी ये ट्यूब्यूल्स के दरमियान में जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं यहां से टेस्टोस्टेरोन बनता है। फीमेल में बहुत कम होता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन बेटे अब ये शर्तों वाली बातें छोड़ दें, काम की बात करें। इज इट क्लियर? आपको लगता है मेरी बात नहीं समझ आ रही? यार मैं क्या कह रहा हूं, चुप कर जाए। आपको फिर से समझ नहीं आ रही? क्लियर है यहां तक बच्चों? सबका फंक्शन समझ आ गया किसने क्या किया है? बाकी प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन भी लिख दें, सम टाइम आ जाता है। ये कंट्रोल करता है यूरिन के फ्लो को, यूरिन फ्लो को कंट्रोल करता है। मीन जो ये यूरेथ्रा में से चीज़ें फ्लो कर रही हैं उनको प्रोस्टेट ग्लैंड फ्लो करता है। जिनका ये ग्लैंड खराब होता है उनका यूरिन कंट्रोल नहीं होता, बहुत ज़्यादा यूरिन आ रहा होता है उनका, ठीक है। लें जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसी तरह का सिस्टम राइट साइड पे और इसी तरह का सिस्टम लेफ्ट साइड पर भी होता है। सो दो एपिडिडमिस हैं, दो वास डेफरेंस हैं, दो सेमिनल वेसिकल्स हैं, दो जो है ना ये सिस्टम्स होते हैं राइट और लेफ्ट, दोनों मिलकर फिर दरमियान में यूरेथ्रा में एजैकुलेटरी डक्ट लिखा हुआ है, एग्जिट स्पर्म बाहर निकालता है, ठीक है, इजेक्ट करवाता है यूरेथ्रा से बाहर। बाकी ये जो एपिडिडमिस है ना, ये तो आपको ऐसे लग रहा है, ये एक्चुअली ऐसे नहीं होती, चूंकि टेस्टिस बाहर होते हैं स्क्रोटम के अंदर, ठीक है, ये स्क्रोटम के अंदर होते हैं, और ये वाला जो सारा सिस्टम होता है ये बॉडी के अंदर होता है, स्क्रोटम बॉडी के बाहर है। ध्यान से बात समझनी, एपिडिडमिस, ये एपिडिडमिस सिर्फ स्टोर ही नहीं बल्कि ट्रांसपोर्ट भी करती है टू वास डेफरेंस। ध्यान से सुने, टेस्टिस बॉडी के बाहर लटके हुए हैं और जो वास डेफरेंस है ना ये बॉडी के अंदर है, बॉडी के अंदर है। अगर ये समझे एक बॉडी है ऐसे, यस टेस्टिस बाहर है और वास डेफरेंस बॉडी के अंदर है। सो बाहर से स्पर्म्स को बॉडी के अंदर लेके जाना, ऐसे ये देखे ना, ये ऐसे मुड़कर बॉडी के अंदर एंटर हो रही है, इट इज एंटरिंग इनटू द बॉडी। ये चीज बॉडी के बाहर है और ये बॉडी के अंदर, इट इज एंटरिंग इनटू दी बॉडी, ताकि बाकी का पोर्शन बॉडी के अंदर है वहां तक स्पर्म को पहुंचाया जाए। तो समझ आया, एपिडिडमिस की एक्चुअल लोकेशन ऐसे होती है, ऐसे पीछे की जानिब, बाहर से अंदर की जानिब, ये साइडवेज नहीं होती, बाहर से अंदर की जानिब होती है, ठीक है। स्पर्म की कंपोजिशन क्या है बेटे? स्पर्म एक सेल है, जो सेल की कंपोजिशन होती है वही उसकी है। चलें, तो स्पर्म जो है ना कैसे बने और फ्लूइड के अंदर कैसे मिक्स हुए वो सारा कुछ मैंने बता दिया। तो आखिरी क्वेश्चन आपसे करके ये खत्म करते हैं। जो स्पर्म और फ्लूइड का मिक्सचर बनता है ना बच्चों, उसको कहते हैं सीमन। सो स्पर्म तो मैंने आपको बना के दिखा दिए इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। फ्लूइड कहाँ से आता है ये मैंने वैसे बताया बच्चों, आपसे पूछते हैं अगर आपको याद हो, ये फ्लूइड कहाँ से आता है, ये भी एमसीक्यू है, फ्लूइड कहाँ से आता है? हाँ जी, फ्लूइड कहाँ से आता है, जल्दी से बताएं। हाँ जी, कहाँ से आता है?
शाबाश, ग्लैंड्स वगैरह से, ठीक है। उन ग्लैंड्स में कौन कौन शामिल है? इंपॉर्टेंट सेमिनल वेसिकल का पार्ट शामिल है, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड भी अपनी सिक्रीशंस को शामिल कर देता है, और वैसे वास डेफरेंस से भी चीज़ें रिलीज होती हैं, ठीक है। मेरी बात सुन के जी बेटे बताएं। सर्टोली सेल से लिक्विड मीडियम, जी बिल्कुल, लेकिन उनसे इतना नहीं आता, सारा इंपॉर्टेंट सेमिनल वेसिकल से और ये नालियों से आता है। सर्टोली सेल तो सिर्फ लिक्विड जब तक देते हैं जब तक वो यहाँ पे मौजूद है, ट्यूब्यूल के अंदर मौजूद है, बाद में उनका कोई काम नहीं है। सर्टोली गलत है, सेमिनल वेसिकल और वास डेफरेंस से रिलीज हो रहा है, ठीक है जी बेटे। बात सुनाए, मैं अभी आप जाने लगा हूं बस। हाँ जी, बताएंगे जल्दी से। चलिए, ये बात क्लियर होगी, ग्लैंड्स वगैरह से आता है। टेस्टोस्टेरोन सीमन में होता है, ये जस्ट पंप प्रोडक्शन इनिशिएट नहीं बट ये जस्ट पंप प्रोडक्शन इनिशिएट करवाता है, सीमन में नहीं होता। टॉपर ग्लैंड का क्या करना बेटे आपने, वो भी इधर ही होता है। सर्कल आपने बोला था सेरिब्रम का के कार, मैंने पढ़ा सेरिब्रम आल्सो, इसका मतलब मैंने सही लिखा था, इसका मतलब मैंने सही लिखा था। एजैकुलेटरी डक्ट इजेक्ट एग्जिट करवाती है, ये देखें इजेक्ट, ये दोनों की सिक्रीशंस को कंबाइन भी करती है और इजेक्ट एग्जिट कराती है, ठीक है। सेरिब्रम मैंने मिटवा दिया था, चलें कोई बात नहीं, इन्वॉल्व है इसका मतलब मैंने सही लिखा था, चलें ठीक है आप लिख लें, इन्वॉल्व है तो है, सही लिखा था तो अच्छी बात है। सेरिब्रम इन्वॉल्व, वही तो मैं कह रहा हूँ, मुझे याद पड़ रहा था, मैंने एमए नहीं नोट्स बनाए हुए अपने ठीक है, सो क्लियर है। चलें, कल का टेस्ट डिस्कस करना है बच्चों, जो कल आपका हुआ उसमें कोई ऐसी चीज़ थी जो पूछने वाली है, यस और नो। 13-15 मिनट हैं अभी, 15 मिनट में टेस्ट डिस्कस हो जाएगा। आप मुझे ये बताएं कि क्या टेस्ट डिस्कस करने वाला है जो कल हुआ था, क्या उसमें डिस्कशन के कोई पॉइंट्स हैं, कोई मुश्किल चीज़? वैसे मुश्किल था नहीं, लेकिन आप फिर भी कहते हैं तो मैं डिस्कस करा देता हूँ। मुश्किल नहीं था लेकिन ट्रिकी बहुत है। मेरे कॉलेज वाले सर ने बताया था कि स्पर्म बेस इन नेचर है और वेजिनल ट्रैक, तो बताया होगा बेटे, मैंने कब कहा नहीं बताया, बताया होगा। चलें बच्चों, कल का टेस्ट थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं जी, बाहर भी आ जाएगी। सो बच्चों, पहला एमसीक्यू है, हाँ जी, कॉलम सीधी हो जा। क्लास टेस्ट होना है बेटे, होना है, टेंशन न लें, क्लास टेस्ट होगा, ये तो होगा। मैं ज़रा टेस्ट खोल लूँ फिर आपको डिस्कस करवा देता हूँ। चले मुझे, पहला एमसीक्यू है आपका, डीपोलराइजेशन ऑफ न्यूरल मेम्ब्रेन इज ड्यू टू। सबको पता है डीपोलराइजेशन जो उसके चार्जेस को उल्टा कर देती है वो है इनफ्लक्स ऑफ पोटाशियम आयन, ठीक है, इनफ्लक्स ऑफ पोटाशियम। नर्व विच कैरी इम्पल्सिस फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर, बहुत ही आसान। मोटर, जो ट्रिकी होगा ना बच्चों मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा ज़्यादा। हाईएस्ट नंबर ऑफ न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन, बच्चों पूरा दिमाग न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है, इसलिए दिमाग के अंदर सबसे ज़्यादा न्यूरॉन्स हैं। तो सेकंड नंबर पर बच्चों की किस में होंगे? स्पाइनल कॉर्ड में। सबसे ज़्यादा न्यूरॉन्स ब्रेन में है, उससे कम स्पाइनल कॉर्ड में है, और बाकी पोर्शंस जो है ना बॉडी के उनमें फिर इनसे कम ही है, ठीक है। वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व कंटेन मोटर नर्व फाइबर,
और आपको पता है डॉर्सल रूट जो ऊपर वाली होती है उसके अंदर सेंसरी नर्व फाइबर भी होते हैं और गैंग्लियन भी होता है, याद है ना। ऊपर वाली जो डॉर्सल थी उसमें फाइबर भी था और गैंग्लियन भी था। विच इज इनकरेक्ट अबाउट स्पाइनल कॉर्ड, ये तो बड़ा मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था। व्हाइट मैटर कंटेन माइलिनेटेड ऑक्सिन, गलत। ग्रे मैटर कंटेन नॉन माइलिनेटेड, गलत, उल्टा हो गया ना। ग्रे मैटर कंटेन सेल बॉडीज ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, ये ठीक है। सॉरी, ये एक्चुअली गलत है लेकिन एमसीक्यूज में ये आंसर होगा। क्यों आंसर होगा? क्योंकि ये सही स्टेटमेंट नहीं है। बाकी 2 और 3 ऑप्शन जो है ना वो एक्चुअली ठीक है लेकिन इंफॉर्मेशन पूछी गई है इनकरेक्ट वाली बताएं, तो सी ऑप्शन है, ठीक है। नो सर क्या बेटे। उसके बाद छठा एमसीक्यू था नॉन न्यूरल सेल विच एनकैप्सूल द एक्सन ऑफ न्यूरॉन, की गलत है। की में क्या लगा हुआ है? की में क्या लगा हुआ था सर? सेंसरी की तो सेल बॉडी नहीं होती ना, बाकी की भी होती है। सेंसरी की भी होती है सेल बॉडी, क्यों नहीं होती? चलें कोई नहीं, इसका एक्चुअल आंसर सी है बेटे, इसको ठीक कर लें। मेरी जगह यहां पे सही लगा हुआ है, ठीक है। व्हाइट मैटर कंटेन, मैंने ये स्टेटमेंट ठीक है। ग्रे मैटर कंटेन नॉन मेलानाइटेड, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। सी स्टेटमेंट गलत है, सो यही आंसर होगा जो स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। क्योंकि ग्रे मैटर में सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडी नहीं होती, सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडी ग्रे मैटर से बाहर होती हैं, ग्रे मैटर से बाहर होती हैं, उसकी सेल बॉडी होती है। वो सही कह रही थी, उसको लगा कि वो गैंग्लियन ग्रे मैटर की बात कर रही है। सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडी बाहर होती है। तो अगर थोड़ा सा बना के चेक कराऊं तो ये अगर इस तरह से स्पाइनल कॉर्ड है तो यहाँ से ये सेल बॉडी जो है ना यहाँ पे है सबकी सेल बॉडी, ठीक है। तो ये सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडी दूर है, स्पाइनल कॉर्ड से बाहर है, सो इसलिए ये एमसीक्यू गलत है। समझ आ गया? अगर ये बी लगा हुआ था सो कोई बात नहीं, आपने सब्र किया, तरबियत ने सब्र सिखा दिया, अच्छी बात है। लेकिन आज क्लियर हो गया ना कि बी नहीं सी ठीक है। अब पता चल गया कि इसका इनकरेक्ट आंसर सी है, तो आप इनकरेक्ट कोई टिक करेंगे क्योंकि पूछे ही वही है। की को छोड़े बेटे, अब क्लियर हो गया ना, सब चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं। उसके बाद हाँ जी, अगला एमसीक्यू है नॉन न्यूरल सेल विच एनकैप्सूल, ये तो बता बेटे आसान से, ये श्वान सेल्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन रिफ्लेक्स आर्क सेरिब्रम, क्योंकि रिफ्लेक्स आर्क स्पाइनल कॉर्ड से भी होके स्पाइनल कॉर्ड से ही होके चली जाती है। फर्स्ट वाले का आंसर बेटे इनफ्लक्स पोटाशियम, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन है। इनफ्लक्स अगर की गलत है तो ये लगा लें, इनफ्लक्स ऑफ, क्योंकि सोडियम जब इनफ्लक्स करते हैं न्यूरॉन के अंदर इन होते हैं तो चार्जेस डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो आंसर क्या बच्चों? सेरिब्रम में कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है विच इज करेक्ट अबाउट माइलिन शीट, इट स्पीड्स अप कंडक्शन, क्योंकि जंप करती है, नर्व इंपल्स जंप करती है फ्रॉम नोड टू नोड, सो स्पीड होती है। बाकी ये सारे एक्सन में नहीं होती, सारे डेंड्राइट्स में भी नहीं होती, और ये प्रोटीन की भी नहीं बनी होती बच्चों, ये लिपिड्स की बनी हुई होती है। इट लैक्स अ ट्रू डेंड्रॉन, सबको पता है सेंसरी का ट्रू डेंड्रॉन नहीं होता, उसका जो डेंड्रॉन होता है वो एक्सोन की तरह होता है। क्यों एक्सोन की तरह होता है बच्चों? आपसे पूछते हैं, इसका डेंड्रॉन एक्सोन की तरह क्यों होता है, बताएंगे? इसका शाबाश, श्वान सेल्स मौजूद होने की वजह से एक्सोन जैसा होता है। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन विच गिव स्पाइनी, कांटों की तरह जो लुक होती है बच्चों वो किसकी वजह से होती है? डेंड्राइट्स की वजह से। डेंड्रोन की वजह से क्यों नहीं होती? क्योंकि वो एक ही होता है, उससे कांटे नहीं बनते, कांटे डेंड्राइट्स की वजह से बनते हैं।
विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन का मतलब है काफी देर के लिए न्यूरॉन पोलराइज स्टेट में रहता है, उसके बाद दोबारा से वो रीपोलराइज होता है नॉर्मल पोलराइज। तो वो लेट क्लोज होते हैं पोटाशियम गेट। जब तक पोटाशियम गेट खुले रहेंगे ना तब तक जो है ना ज्यादा बाहर वाली साइड जो है ना वो पॉजिटिव रहेगी। पोटाशियम गेट्स बंद होंगे तो वो जो पोटाशियम आइंस हैं वो बाहर जाना कम होंगे। पोटाशियम गेट ना बच्चों दो तरह के होते हैं, एक वो जो लीकेज करवाते रहते हैं और एक वो जो सिर्फ ओपन और क्लोज होते हैं प्रॉपर, ठीक है। सो अगर पोटाशियम गेट खुले रहेंगे तो पोटाशियम बाहर निकलते रहेंगे, पॉजिटिव साइड बाहर ही रहेगी, ठीक है। तो ज्यादा नेगेटिव अंदर हो जाएगा जिसकी वजह से हाइपर पोलराइजेशन है। द फॉलोइंग इज मैसेंजर ऑफ बोथ केमिकल एंड नर्वस। एपिनेफ्रिन, हार्मोन्स में एपिनेफ्रिन का नाम था, एड्रीनालिन को ही एपिनेफ्रिन कहते हैं, एड्रीनालिन को ही एपिनेफ्रिन कहते हैं। ये हार्मोन भी है और ये न्यूरोट्रांसमीटर भी है, इसलिए दोनों में काम करता है, ठीक है बच्चों। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन -70 और एक्टिव होता है +50 मिलीवोल्ट। सिंपलेस्ट रिफ्लेक्स सर्किट इंक्लूड्स 4 एलिमेंट्स, 4 सेंसरी न्यूरॉन, रिसेप्टर से आना, सेंसरी से आना, कोऑर्डिनेट होना और फिर वापस आना, ये 4 काम होते हैं रिफ्लेक्स आर के अंदर। लें जी, उसके बाद है सिनेप्टिक वेसिकल्स आर प्रेजेंट इन सिनेप्टिक नूब दैट इज द पार्ट ऑफ। सिनेप्टिक नूब आपको पता है ऊपर वाले न्यूरॉन का हिस्सा होता है, ये न्यूरॉन है, ऊपर वाले न्यूरॉन का हिस्सा होता है सिनेप्टिक नूब। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल बाइंड टू द रिसेप्टर दैट आर प्रेजेंट। जो यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर निकलते हैं वो अगले उसमें जाके अटैच होते हैं, जो कि बच्चों पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। द न्यूरॉन विच आर सेंट्रल एंड पेरिफेरल ब्रांचेस। बच्चों सेंसरी, ये देखें, ये सेंट्रल ब्रांच है, ये पेरिफेरल ब्रांच है, ठीक है। 2 ब्रांचेस है, एक गैंग्लियन का इस तरफ और एक गैंग्लियन के दूसरी तरफ। विच द फॉलोइंग ऑर्गेनेल नॉट प्रेजेंट इन सिनेप्टिक नूब। क्यों न्यूक्लियस, क्यों बेटे? क्योंकि न्यूक्लियस सेल बॉडी में होता है, वो यहाँ पे नहीं होता। बाकी के ऑर्गन्स एक्सन में प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियस सेल बॉडी में होने की वजह से नीचे नहीं होता। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ न्यूरॉन। गैप, ये जो स्नैप्स गैप होता है ना बच्चों, यहाँ पे जो गैप है, ये गैप न्यूरॉन का बजाते खुद हिस्सा नहीं है। आपकी बुक में -70 नहीं है तो आप अपनी बुक के मुताबिक कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सो स्नैप्स आंसर है। रिसेप्टर विच आर 27 टाइम मोर अबंडेंट देन कोल्ड रिसेप्टर। तो बच्चों इसका आंसर है पेन रिसेप्टर। These are the receptors which respond to mechanical condition of internal organ. Stomach wall, वो बच्चों इंटरनल स्टिमुलाई के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं। 20वां है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज प्रेजेंट इन मसल फाइबर एंड मोटर न्यूरॉन। ये तो आपने एनिमेशन में भी देखा था। इज इट क्लियर बच्चों? अब टाइम हमारा हो गया ख़त्म। मैं आपको पता है ब्रेक नहीं लेना चाहता, सो बाकी कल डिस्कस कर लेंगे। और अगर ना भी जिक्र डिस्कस ना भी करने हो तो कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर करने हो तो मुझे कल बता देना, सर ये वाला MCQ दोबारा बता दें, क्योंकि मैं किसी की ब्रेक खाने के हक में नहीं हूँ। सो आपका टेस्ट स्टार्ट करते हैं, जो क्लास में होना था। मुझे इजाज़त दें और दुआ भी दें। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। ब्रेक नहीं आपकी मैं ले रहा, ब्रेक करें, इंजॉय करें, टेस्ट के लिए रेडी हो जाएं जो 5 MCQs का होगा, ठीक है। जो MCQ रह गए हैं वो कल मुझसे पूछ लीजिएगा। सो कल तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज़।